अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूवर्स, हक और सच की बात मुखालिफ की आंखों में आंखें डालकर करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि ताकत और पैसे के आगे बड़े बड़ों के ज़मीर बिक जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के एक अहम सतून अदलिया की जानी मानी शख्सियत हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट बार की फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और हाई कोर्ट बार की नायब सदर भी रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और इंसानी हकूक की अलमबरदार रबिया बाजवा। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लॉ में आपने प्रैक्टिस की, ये एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, फिर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल था? देखिए, बात यह है कि मुझे तकरीबन 25 साल हो रहे हैं वकालत के अंदर और तकरीबन 14 साल से मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और मैं बाय चॉइस इस प्रोफेशन के अंदर आई थी। और आज मैं 25 साल बाद ये कहती हूँ कि ख़वातीन के लिए इससे अच्छा शायद कोई प्रोफेशन हो ना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी इंडिपेंडेंस है, इसके अंदर जो हमारी एक सोशल कमिटमेंट है, प्रोफेशनल कमिटमेंट से हट के वो बहुत ज़्यादा आपके पास ऐसा मौका आता है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग समाज को तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए मैं समझती हूँ ये एक बेस्ट प्रोफेशन है। आपके सफ़र में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आए, आपको लगा नहीं अब मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा और मुझे लगता है कि लगा था, मैंने आपसे पहले बात की, मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया है। हाँ, चैलेंजेस जो है, देखिए चैलेंजेस जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो जाती हैं, क्योंकि अमूमन लोग जो होते हैं वो प्रोफेशन से हट कर जो है वो पर्सनल हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कभी बात नहीं हो। जब आप एज ए प्रोफेशनल वकील काम करते हैं, आप खुद पर्सनल ना हो, आपने पार्टी को रिप्रेजेंट करना होता है अदालत के अंदर, और अगर वकला अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी हैं उनको अपने कोड ऑफ एथिक्स के तहत ही करें तो कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक हमारा कल्चर डेवलप होता जा रहा है कि वकला साहिबान जो है कभी, और ख़ास तौर पर नौजवान जो है जिनको शायद इतना पता नहीं होता, कि थानों में जाते हैं और पर्सनली जाके मुख्तलिफ जगहों पर मुकदमात करते हैं या अपने क्लाइंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए जाते हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा काम थाने के अंदर नहीं, हमारा काम अदालत के अंदर है। तो जब आप अपने इस कोड को फॉलो करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये ज़्यादा बात है जो अभी आप जिस कॉन्टेक्स्ट में शायद बात कर रही हैं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एक सियासी तौर पे जो वकला के साथ पिछले खास तौर पे 2-3 साल से हुआ, वो एक और कहानी। अच्छा मिस, आपकी नज़र में आज जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है ये कितनी आज़ादी के साथ काम कर रहा है? क्या सियासी फैसले जो है वो इस पर इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उसके ऊपर हम हमेशा क्रिटिसिज्म भी करते रहे, उसको बेहतर करने के लिए कोशिश भी करते रहे। लेकिन ये है कि वकला तहरीक के बाद अब जो आजकल की जुडिशरी है और उसके अंदर जिस तरह आपने देखा आवाज़ें उठी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, और उस हद तक तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि जो जुडिशरी को गुज़िश्ता 2 साल या 2.5 साल जो उसको रोल प्ले करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस आए, पॉलिटिकल इशूज़ आए, सोशल इशूज़ आए और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ आए, तो उसमें जुडिशरी जो है उसने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो जुडिशरी की पावर है, जैसे 26वीं आईनी तरमीम है, उसके ज़रिए जुडिशरी का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको तबाह किया गया, और जानबूझते हुए, क्योंकि जुडिशरी अब भी आज़ादी की तरफ सफ़र कर रही थी। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आपको कश्मकश नजर आती है हर अदारे के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर, कि एक तरफ वो हैं जो ताकतवर तबकात के पीछे हैं और एक तरफ अदारों के अंदर जो डिवीजन नजर आती है वो हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक डोमिनेटिंग जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो अब इस सिस्टम की जो आखिरी लड़ाई है उसके अंदर वो बहुत बेरहमी के साथ इस सिस्टम को अपना गुलाम रखना चाहते हैं। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और अब हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपने देखा कि 8 जजेस 10 जजेस जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी जो एक नया इशू आया है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने अपने उनके पास ज़ेरे इल्तवा एक केस था, उनके पास एक जिस केस की वो समाअत कर रहे थे वो उनसे विड्रॉ कर लिया गया, और उसके ऊपर आज उन्होंने फिर एक खत लिखा है जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी हैं। तो ये एक हमें इस चीज़ की तरफ एक खुशाइंद जो जुडिशरी का मुस्तकबिल है, मैं समझती हूँ कि उसकी तरफ एक इशारा है। अच्छा, ये जो खींचातानी चल रही है अब, इसका क्या अंजाम देखती हैं आप? देखिए, ये खींचातानी जो है ये बहुत अच्छी बात है कि खामोशी नहीं रही, और जो जजेस हैं, जैसे अभी मैंने पहले जिक्र किया कि ये नहीं है कि एक तरफ जुडिशरी जा रही है, उसमें से वो आवाज़ें उठ रही हैं। तो अब आगे वक्त आएगा और हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमारी भी स्ट्रगल जारी है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान के जो लॉयर्स, अब और इसी तरह जुडिशरी के अंदर भी ये सोच उभरी है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। अगरचा हमें बड़ी मायूसी है, जो जुडिशरी का किरदार होना चाहिए था वो उस तरह नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, वकला
तहरीक में पूरे पाकिस्तान, आपका पूरा पाकिस्तान निकला और वो अदलिया की आज़ादी के लिए निकला था। लेकिन मायूसी के बावजूद हम इस तरह नहीं है कि उनका किरदार हमें ऑफ कोर्स जैसे मैंने बात की कि अफसोसनाक तो है, लेकिन इतना मायूस कुन नहीं, क्योंकि उधर अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उधर वो लोग भी मौजूद हैं जिनको अपनी आईनी जिम्मेदारियों का एहसास है। लेकिन तो मैं उसके बाद तो वकला तहरीक कोई नहीं उठी, उस तरीके से काम नहीं हुआ, क्या समझती हैं आप? देखिए, वकला तहरीक तो एक तसलसल के साथ हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। मुख्तलिफ फेजेस होते हैं मूवमेंट के। जब आप 2007 की अगर बात करें तो वो भी एक दिन की बात नहीं थी कि एक दिन में मूवमेंट जो थी वो उठ गई थी। वो मूवमेंट भी आपने शायद आपको याद हो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि LFO आया था, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू जजिस की, जिसमें टेन्योर का भी मामला था, तो उस पर भी जो वकला थे वो निकले, उन्होंने उस वक्त भी लॉन्ग मार्च किया था। तो ये कंटिन्यूटी थी। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब पूरी पोलिटिकल पार्टीज जो थी, उन्होंने कोई सेल्फ एग्जाइल में चला गया, किसी ने कंप्रोमाइज कर लिया, तो उस वक्त भी वकला ही लड़ रहे थे। तो वो फिर जब मुख्तलिफ फेजेस होती हैं, ये सारी एक मूवमेंट है और आज भी जारी है, क्योंकि अभी हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हमने सुपरमेसी कायम करनी है। पाकिस्तान की जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं शहरियों के, वो किसी तरह भी सिक्योर नहीं हो सकते। तो इसलिए अभी हमने बहुत सारा सफर तय करना है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि ये सफर जारी है, ये सफर रुका नहीं है। 26वीं तरमीम की आपने बात की, 26वीं तरमीम डिवाइड के बावजूद जो है उसके ऊपर कोई वकला तहरीक नहीं आई, क्या कोई एका नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि एक हाइब्रिड निज़ाम है, एक बहुत जबर का निज़ाम है। देखें, अब हम ये तवक्को करते थे कि पार्लियामान के अंदर जो पार्टीज़ मौजूद हैं और जो हुकूमत में पार्टीज़ मौजूद हैं, ये हम एक तरफ रख देते हैं कि किस तरह उनके जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, अभी उनकी लेजिटिमेसी क्या है, मैं इसकी भी बात नहीं करती। कीपिंग इट असाइड, अगली बात क्या है कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या थी। ये वो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जिनके वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हुई हैं। उन्होंने बेहतर पाकिस्तान के लिए, आप MRD की मूवमेंट से शुरू हो जाएं, आप माजी में चले जाएं, किस तरह लोगों ने किले काटे। तो बात यह है करने की कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो इस वक्त जो माहौल है, या आप कह लें कि इस वक्त जो सियासी जदोजहद है वो बिल्कुल चल रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप समाज का जायजा लें तो पाकिस्तान को डीपोलिटिसाइज किया गया, खासतौर पर जब MRD की मूवमेंट के बाद लोगों को सियासत से दूर रखा जाए। तो उसका आपने देखा कि जो आपकी जो एक नर्सरियाँ होती हैं जिनको कहते हैं कि जो तलबा तंजीमें हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, इसी तरह ट्रेड यूनियंस नहीं है, इस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर पॉलिटिकल कैडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये सब के बावजूद आपने देखा कि वकला रजिस्ट कर रहे हैं, बार एसोसिएशन रजिस्ट कर रही हैं, और पूरी कौम ने जिस तरह जब भी मौका आया उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो ये मैं समझती हूँ कि आने वाला वक्त जो है अब वो इस सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, और पाकिस्तान के अवाम यही चाहते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम तो चाहते हैं जी। पाकिस्तान के सियासतदान चाहते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान अगर चाहते होते तो आज यकीनन पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत मुख्तलिफ होते, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने सरेंडर किया ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। जिस तरह वो कंप्रोमाइज़ कर गए कुछ देर के इक़्तिदार के लिए, तो ये चीज़ें जो हैं, और वो सियासतदान नहीं मैं कहूँगी, ये एक पोलिटिकल एलीट है। पाकिस्तान के सियासतदानों की भी बड़ी कुर्बानी है। आप हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर आज तक आए, वहाँ पर बहुत सारी कुर्बानी है लोगों की, लेकिन बात यह है कि ये कुछ लोग जो कि सियासी चेहरे तो बने हुए हैं, असल चेहरे नहीं है। जब पाकिस्तान में नजरियाती सियासत आगे चलेगी तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो किस तरह है। ठीक, 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो अभी दरख्वास्तें भी लगेंगी, और आप क्या समझती हैं कि ये रिवर्स होगी या सस्टेन करेगी? जी, मैं समझती हूँ कि ये रिवर्स बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर ये सस्टेन करती है, ये सस्टेन कर ही नहीं सकती। इसके अंदर इनबिल्ट बहुत सारे लिक्यूनाज हैं और इसने पाकिस्तान के आइन को तबाह बर्बाद कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो भी किसी आप कोई रियासत ले लें, वो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं रियासत के, और वो किसी तरह भी जमहूरियत क्या अपने जुडिशरी के बगैर नहीं चल सकते। जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो कोई तस्वर नहीं है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का। जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके ज़रिए पाकिस्तान के अमली तौर पे पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि आप ये देखें जो सबसे बड़ी अदालत है वो कौन सी, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और उसके ऊपर एक आईनी बेंच बिठा के अदलिया की, और वो आईनी बेंच कौन सा है कि जिसको मेजॉरिटी जो हुकूमत के लोग हैं जुडिशल कमीशन के अंदर वो प्रिवेल करेंगे, और वो उस आईनी बेंच को बिठाएंगे जिसने इंटरप्रिटेशंस करनी है उन केसेस की जिसमें एक फ्री गवर्नमेंट है। तो इस तरह जो अदलिया का किरदार है उसको ख़त्म कर दिया गया। जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जो आइन के तहत बनी थी उसके ऊपर एक आईनी बेंच बिठा के हम ये समझते हैं कि उसकी आज़ादी को सलब किया गया है। तो इसके ऊपर जो अब आपने भी जिक्र खुद किया कि अब ये पिटिशंस लग रही हैं, लेकिन जो हम लोग जो लॉयर्स हैं
अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें हर सूझबूझ रखने वाला हर बड़ा कानूनदान जो है वो मुतालबा कर रहा है कि जो फुल कोर्ट बननी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने वकला तहरीक के बाद बहुत ज़्यादा बार के अंदर अपने कुछ लोगों के थ्रू इंटरवेंशन शुरू कर दी। अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके सदर भी कम्प्रोमाइज्ड है और वो इन्हीं कुव्वतों के आगे, इन्हीं कुव्वतों के हाथों में वो खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताऊं कि एक वकला एक्शन कमेटी बनी है जो कि सारे साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और उसके अंदर सिटिंग मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे, हाई कोर्ट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आज के भी हैं और जो साबका भी हैं, उन सब ने मिलकर जो नेशनल एक्शन कमेटी बनाई है उसने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दी है और ये पूरे पाकिस्तान के वकला की आवाज़ है। हम इसके खिलाफ मुख्तलिफ पिटिशन दायर हुई हैं जिसमें आज लाहौर बार एसोसिएशन ने भी किया है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बलोचिस्तान से पूरे मुल्क की बार एसोसिएशन ने उनमें पिटिशन दायर की हैं और हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि जो आईनी बेंच बनाए उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपने ही खिलाफ जो केसेस हैं उसको सुने। तो हमने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो फुल बेंच बनाए और फुल बेंच के आगे ये केसेस रखने चाहिए जो इस चीज़ का तयन करे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है वो उसका फैसला करे। अच्छा मिस, अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला अब आया है इसको रिवर्स होने में कितना टाइम लग सकता है? देखें, ये अगर जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट इसके अंदर अभी आपने भी देखी, मैं मेरिट्स के ऊपर नहीं जाती, वो तो सबके सामने थे, लेकिन जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट है जिसमें वो लेटर आ गया है कि जो लेटर पहले मंजर आम पे नहीं था, लेटर बल्कि वो जो बरतानवी अदालत का फैसला है उस फैसले में हर चीज़ जो है बिल्कुल खुल के सामने आ गई है और ये केस मैं समझती हूँ कि ये अब 1 मिनट भी नहीं लगेगा जब ये अपीलें उनके दायर होंगी बानी PTI की तरफ से जो अपील सब जा रही हैं, तो अगर इंसाफ होगा तो ये सस्टेनेबल नहीं है ये फैसला और इसको बहुत कम वक्त में ये फैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अच्छा रबिया जी, इमरान खान की सज़ा है, नून लीग के सियासतदानों की सज़ाएं हैं, इन सब में क्या फ़र्क देखती हैं आप? देखिए, मैं अगर ज़ाती बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगी कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा। मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं करती, आप ज़रा और पीछे चले जाएं, भुट्टो से शुरू कर लें। भुट्टो के जो जुडिशल मर्डर था वो हो, बेनज़ीर साहिबा के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस बनते रहे। लेकिन ये केसेस कब बनते रहे? ये केसेस तब बनते रहे कि जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आज तक इन केसेस के, और मैं एक और बात, अभी पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि क्या फ़र्क क्या है, वो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट वैसे ही इरोड हो जाता है कि जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता रहा। दूसरी बात ये है कि देखिए, इमरान खान साहब के बारे में और एक मतलब हर जो भी बंदा सोसाइटी में होता है एक परसेप्शन होती है, उनके बारे में एक लेजिटिमेट परसेप्शन हमें नज़र आती है कि वो करप्ट नहीं है, ठीक है जी। और जबकि दूसरी तरफ, क्योंकि आपको नज़र आता है कि उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस रही हैं बाकी जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कि उनके ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेस रहे हैं। अगर मैं पनामा केस की बात करूं तो मैं ये समझती हूँ कि पनामा केस को जिस तरह विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, अगर उसको और दीगर जो केसेस थे अगर उनको मेरिट के ऊपर उस वक्त देखा जाता तो शायद उनको वो सज़ाएं होती कि और स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके पास होती कि जिसके ऊपर उनको सज़ाएं दी जा सकती थी, लेकिन विद ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस के साथ। लेकिन मुझे कई दफ़ा महसूस होता है कि शायद जानबूझ के उसमें इस तरह के लेक्यूनाज रखे गए कि उनको सज़ाएं नहीं मिल सकी और बल्कि वो उनके लिए उनके पास भी एक टूल आ गया कि वो उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी करते रहे। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, ये रिसेंट हिस्ट्री अगर हम इसकी बात कर लें तो जो मेरे इल्म के मुताबिक उनके पास तकरीबन उनके ऊपर 250 के करीब केसेस हैं और आपने देखा कि जिस तरह केसेस चलते रहे और वो बरी होते गए। तोशा खाना केस पीछे, वो साइफर केस है, फिर इद्दत का केस है। तो मुझे ये बड़ा अफसोस होता है कि जैसे इद्दत टाइप और इस तरह के जो फ्रिवलेस केसेस हैं कि आप किसी की ज़ात को और उसके घर की ख़वातीन को आप इस तरह विक्टिमाइज़ करते हैं पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ी तकलीफ भी देती हैं और अफसोसनाक भी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हमारी अदलिया ने इन पॉलिटिकल बेस पर फैसले किए हैं? देखिए, केसेस बनाने की बात है कि जो केसेस बने हैं वो साफ नज़र आता है कि पहले इमरान खान साहब के ऊपर तो कोई केसेस नहीं थे। जिस दिन उन्होंने ज़रा सीधे हुए सिस्टम के खिलाफ तो उनके खिलाफ केसेस बने। अलकादिर ट्रस्ट केस का अगर हम बात करें तो उसमें ना वो बेनिफिशरी हैं, अगर नैब लॉज की बात करते हैं तो ना वो बेनिफिशरीज हैं, ना गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं नैब लॉज के एप्लीकेबिलिटी के हवाले से भी। दूसरी बात है कि सारा पैसा ट्रस्ट को गया है। तीसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं, वो बना है और अभी तक कोई चीज़ ऐसी ग्राउंड के ऊपर नहीं आई कि वो मतलब
कुछ जहाँ पे जाहिर होगी किसी किस्म की कोई करप्शन हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं साथ ज़रूर इमरान खान साहब के हवाले से या किसी भी सियासतदान के जो हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं कि उनको भी थोड़ा इस चीज़ के हवाले से मोरालिटी के ऊपर मैं सिर्फ बात करूँगी कि जैसे मलिक रियाज साहब हैं, उनके हवाले से मेरा ख्याल है कि उनको इन मामलात के अंदर या उनके साथ किसी तरह की कोई फेवर गवर्नमेंट के लिए भी नहीं लेनी चाहिए थी या पब्लिक एट लार्ज के लिए भी नहीं लेनी चाहिए थी कि मतलब जो उनके बाकी मामलात हैं उनके ऊपर भी बात होती रहती है। तो मैं ये नहीं कहती अभी तक उनके खिलाफ भी कोई मैंने ऐसा फैसला तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि चूंकि वो चीज़ें अगर मोरालिटी के ऊपर चलें तो हमें हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अपने आप को ज़रा एहतियात करनी चाहिए। रबिया जी, आप बहुत वोकल हैं और ना सिर्फ वकला तहरीक में आपने किरदार अदा किया बल्कि आप इंसानी हुकूक में भी जो है वो अलम बरदार हैं। ख़ातीन के हवाले से आपने 2020 में बहुत आवाज़ बुलंद की। आप इसमें क्या समझती हैं कि फेमिनिज्म क्या है? देखिए, बात यह है कि जो भी वल्नरेबल तबकात हैं उनके लिए हर जी शऊर को आवाज़ उठानी चाहिए। और चूँकि मेरा तल्लुक एक ना सिर्फ ये कि एक बार में तो मैं बाद में आई, इससे पहले से हम लोग मेरा लेफ़्ट की पॉलिटिक्स के साथ तल्लुक रहा है, लेफ़्ट मूवमेंट्स के साथ हम लोग वाबस्ता रही हूँ मैं। तो उसमें अगर ज़रा सा और पीछे चली जाएँ तो MRD की तहरीक में अपने वालिद के साथ जाती थी, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। उसके बाद ज़रा बड़े हुए तो लिटरेचर भी पढ़ा लेफ़्ट का, जो आपके नौजवानों के सामने नहीं आने दिया जाता है, जिस पर पाबंदी लगी होती है। तो बहुत छोटी उम्र से हमने चाइना रशिया से किताबें आती थी, कम्युनिज्म को पढ़ा, मार्क्सिज्म को पढ़ा, उसके ऊपर क्रिटिक भी रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। लेकिन बात यह कि बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट है। और जो पाकिस्तान के अंदर भी या उस रियासत के अंदर जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ पे वल्नरेबल तबकात जो होते हैं, जिसमें हमारे मुल्क में खवातीन भी हैं, क्योंकि उनको एक कंजर्वेटिव सोच का भी सामना करना पड़ता है। और ये आज की बात नहीं है, आज से बहुत पहले अगर आप पीछे चले जाएं, जब ज़िया दौर के अंदर ये विमेन एक्शन फोरम था, उसमें ताहिरा मजहर अली साहिबा मेरी बड़ी फेवरेट खातून है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा नाम है। तो उनके साथ भी मुझे मौका मिला और मैंने बड़ा सीखा उनसे। तो वो एक दौर था कि जब खवातीन को खड़े सड़क पे बर्दाश्त नहीं किया जाता था, जो स्ट्रगल करती थी, जो जुलूसों में आती थी, जलसों में आती थी। हालांकि तहरीके पाकिस्तान से लेकर आज तक बहुत किरदार अदा किया है। तो फिर मतलब जब वो वल्नरेबल तबकात के साथ हम समझते हैं, इसमें बाकी जो अगर तबकाती साइड पे आ जाएं तो जो भी पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर तबकात हैं उनके साथ जो साथ देना, उनके साथ स्ट्रगल करना हर उस शख्स का फ़र्ज है जो सिस्टम को समझता है। एक अगर बेसिक बात करूँ तो मैं ये समझती हूँ कि ह्यूमैनिटी जो है ना, कि औरत मर्द बराबर है, मुझे इसमें कोई तफरीक नजर नहीं आती। तो वो जो नारेबाजी की जाती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मेरी मर्जी होगी तो मैं शादी करूंगी, देखिए शादी करोगे तो बिल्कुल उनका बुनियादी हक है ना, ये तो आपको आइन भी हक देता है, बल्कि मजहब भी हक देता है कि खातून की मर्जी के बगैर शादी उसकी नहीं की जा सकती। तो इसमें तो कोई दूसरी डिस्प्यूटेड बात नहीं है। हाँ, अगर आप उन नारों की खास नारों की बात करती है जो हमारी सोसाइटी की खातून हैं, क्या उनके मसाइल यही हैं? नहीं, मैं यही बात आपसे करने लगी हूँ कि देखिए, मैं विमेन मूवमेंट के अंदर कोई हम आज नए नहीं है, ये नारे नए हैं, ये नारे गुज़श्ता 4-5 साल के नारे हैं। लेकिन विमेन जो राइट्स की स्ट्रगल है वो नई नहीं है, और उस स्ट्रगल की जो बड़ी ग्रेसफुल तरह से खवातीन ने पार्टिसिपेट किया है, और उस स्ट्रगल की मैं आपको बताती हूँ कामयाबी क्या है। अब आप देखें, लेजिस्लेशन पकड़ रहे हैं आज पाकिस्तान के अंदर, वो आपका ख्याल है कि एक दिन में लेजिस्लेशन हो गई थी? उस लेजिस्लेशन के पीछे आप जैसी हमारी बाकी बहनों जैसी बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने अपने अपने रवैये के जरिए, अपनी अपनी आवाज़ के जरिए उस मतलब उसको इतना स्ट्रेंथन किया, अपने आप को मनवाया कि वो लेजिस्लेशन हुई हैं। जिसमें ये आप देखें, वर्क प्लेस एक्ट को पकड़ लें अगर आप, 2010 का जो है सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस एक्ट जो है, तो उसमें भी आप ये नहीं हमें समझना चाहिए उसके पीछे 8-10 साल, मैं तो खुद थोड़ा डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा, उन्होंने बड़ा काम किया, दीगर और खवातीन है हमारी, उन्होंने बहुत काम किया। तो थोड़ा सा मुझे भी मौका मिला उनसे सीखने का, उनके साथ बात करने का। तो बहुत लोग समझते ही नहीं थे इन इशूज़ को, लोग बात ही नहीं करते थे। फिर जो इनहेरिटेंस राइट्स के ऊपर आपकी अमेंडमेंट हुई इसके अंदर, लॉ के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों की स्ट्रगल है। तो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, आप मतलब मैं समझती हूँ कि ये मुताबिकत नहीं रखते हमारी समाजी इक़दार के साथ, ये बात जरूर है, लेकिन जो स्पिरिट है औरत के हकूक की मूवमेंट की, जो औरत के हकूक के मूवमेंट की, वो इस धरती की खवातीन की जदोजहद के साथ बिल्कुल मुंसलिक है, और वो ये जदोजहद करती भी रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जिनमें उनके इनहेरिटेंस का राइट है, जिनमें उनके एजुकेशन का राइट है, राइट टू लिव, जैसे मर्द को, मैं आपको पहले बात कह दी कि आइन के तहत भी बराबर है, जो हकूक मर्दों को हासिल है वही हकूक खवातीन को हासिल है। तो राइट ऑफ डिवोर्स, राइट ऑफ मैरिज, हर चीज़ जो उनका हक है, शादी करना आपके मजहब के अंदर है कि आप मजहब औरत की मर्जी के बगैर आप उसकी शादी नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सी ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात है? तो इसको और ख़ास तौर पे 2-3 स्लोगन्स को पकड़ के पूरी मूवमेंट को आप नहीं स्टिग्मेटाइज भी नहीं कर सकते, और उसके खिलाफ बात करनी भी नहीं चाहिए। हमारी खातून के लिए अदालती निज़ाम में बहुत पेचीदगियाँ हैं, इस हवाले से आप क्या कहती हैं? अगर लिटिगेंट्स के हवाले से कि
जो लॉयर्स और जजेस के हवाले से ओवरऑल पूरे प्रोसेस। देखें, बात यह है कि ये सिर्फ एक अदालती निज़ाम में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम लेडी लॉयर्स की बात करें, ख़वातीन वुकला की बात करें, तो मैं उनको सलूट पेश करती हूँ कि वो इतने, जहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारी खास तौर पे नई आने वाली बच्चियाँ हैं या जो ख़वातीन हैं उनके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर और मुख्तलिफ तबकात के अंदर ख़वातीन के लिए ऐसे प्रोग्राम्स दे या उनको किसी मजबूत करें, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ता है। और इसी तरह विमेन रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करें हायर जुडिशरी के अंदर, तो वो भी बहुत कम है। मतलब अभी एक आपने देखा जस्टिस आयशा मलिक हैं जो पहली सुप्रीम कोर्ट के जज बनी 75-76 सालों के अंदर। तो क्या मतलब बहुत सारा टैलेंट है, हमारी ख़वातीन वुकला बहुत काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है और पावर कॉरिडोर्स भी जो हैं उनके तक एक्सेस नहीं है हमारी ख़वातीन की। अगर आप लिटिगेंट्स की तरफ आ जाएं तो उनको एक तो अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान की औरत को महरूम रखा गया है, उसके पास अवेयरनेस नहीं है। और जब उनके पास अपने राइट्स की अवेयरनेस नहीं होती, लेजिस्लेशन भी मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, उनके राइट्स आइन के तहत भी उनको मुयसर है, लेकिन बात यह है कि उनको एक्सेस नहीं है। एक्सेस टू जस्टिस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तान की खवातीन के लिए। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और ये काम बार एसोसिएशंस को भी चाहिए कि उसको मज़ीद आगे बढ़ाएं और हम खवातीन को भी बड़ी कमिटमेंट के साथ इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा रबिया जी, मसाइल तो बहुत से हैं, लेकिन निकाह नामे में हम आज भी देखते हैं कि जो डिवोर्स का राइट है वो खातन को नहीं दिया जाता, खानदानों में बगावतें होने लग जाती हैं इस मामले पर। क्या समझती हैं इस हवाले से? देखिए, इसमें भी काम करने की ज़रूरत है। अभी अवेयरनेस कुछ आई है, लेकिन मैं नहीं समझती कि उतनी अवेयरनेस आई है कि ये मसला जो है उसको हल होना चाहिए। मैं उसको अपनी मिसाल दे देती हूँ। मेरी शादी 2005 में जब शादी हुई तो मेरे जो हम दोनों मियाँ बीवी का ये फैसला था कि राइट टू डाइवोर्स जो है उसको डेलीगेट किया गया, यानी मेरे पास ये राइट था, मैंने 18वां कॉलम भरा था। लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे निकाहनामे की ज़रूरत पड़ी, पता नहीं साल बाद या 2 साल बाद। तो जब हमने निकाला तो मैं हैरान रह गई उसको देख के कि जो मौलवी साहब थे जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था और जो रजिस्ट्रार थे जिन्होंने निकाह रजिस्टर किया था, उन्होंने उसके ऊपर वाइट वो जो कॉलम को काट के फ्लूट लगा दिया और उसमें लिखा कि कोई राइट अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ अपनी बात। और यही चीज़ जो है, हालांकि डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवोर्स जो है, ये मेरा ख्याल है एक खातून की एक डिग्निटी से रिलेटेड मामला है कि वो अपने आप को स्ट्रेंथन फील करे कि जैसे उसके हस्बैंड को राइट है कि वो उसको डाइवोर्स दे सकता है। मैं नहीं कहती कि डाइवोर्स कभी होनी चाहिए, मियाँ बीवी को अपने मामलात को अच्छे तरीके से उसको हल करना चाहिए, लेकिन ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कि औरत मर्द बराबर है, तो ये एक डिग्निटी से रिलेटेड बात है कि अब उसका आइन और कानून अगर उसको ये हक दे रहा है तो उसको ये हक मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल हर खातून को इस चीज़ का मुतालबा करना चाहिए कि वो जो राइट टू डाइवोर्स है वो कॉलम जो है उसको भरा जाए। और दूसरी बात, मैं इसके अलावा भी मैं सिर्फ एक जो बच्चियां उनको एजुकेट करने के लिए कह रही हूँ, अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कानून के तहत अगर आप अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो आप सिंपल एक खुला का दावा दायर कर सकती हैं। उसमें सिंपल एक स्टेटमेंट होती है, कोई बड़ा केस नहीं होता, कोई वो प्रोलॉन्ग भी नहीं करता। तो आपने कोर्ट में जाके अपने फैमिली कोर्ट में एक स्टेटमेंट देनी होती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, तो आपके खुला के ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, ये लहदा बात है कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि मियाँ बीवी को अपने मामलात को हल करना चाहिए और प्यार, अदब, एहतराम और बराबरी की सतह के ऊपर ये जो घरेलू मामलात हैं ये हल होने चाहिए। ठीक, इस हवाले से भी बताइएगा कि जो डिवोर्सी खातून होती है, अगर शौहर जो उसका साबिका शौहर था वो मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको मुंतकिल होती है, इसमें क्या देखिए प्रॉपर्टी ऐसा कोई लॉ है? हाँ जी बिल्कुल, उसका अगर जब तक उसकी इफेक्टिव नहीं होती डाइवोर्स तो वो हकदार होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो तब भी बेवा को डिप्राइव नहीं किया जा सकता और ये उसका हक है, वो अदालत जाके अपना हक मांग सकती है। और ये जुर्म है, अब ये पिनलाइज भी हो गया किसी खातून को इनहेरिटेंस से महरूम करना। और दूसरी बात यह है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उसका जिक्र जरूर करूँगी, खवातीन की एम्पावरमेंट की बात करें। खवातीन की एम्पावरमेंट में सबसे बुनियादी चीज़ क्या है, उसमें उनकी एजुकेशन है। तो मैं अपने जो पूरी सोसाइटी में एक मैसेज है मेरा कि अपनी बच्चियों को आप एम्पावर करना चाहते हैं तो कोई दौलत पैसा उनको एम्पावर नहीं करता। सबसे बुनियादी चीज़ उसको एतमाद दें, खुद एतमादी जो है कॉन्फिडेंस जो होता है खातून की पर्सनैलिटी में, उसको ट्रीट करें अपने बच्चों बेटों के बराबर, पहली बात। और दूसरी बात यह कि एजुकेशन दें, जितना आपकी बच्ची पढ़ सकती है, जितनी उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मज़ीद पॉलिश करें। जो किसी प्रोफेशन में जाना चाहती हैं उनकी चॉइस है और बच्चियों को घर नहीं बैठना चाहिए। और इसका एक और भी एंगल
मॉडल है वो ये है कि जब आप अपने साथी का इंतखाब करती हैं, जब आप शादी करती हैं, तो उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि आज के जो ख़वातीन हैं वो बहुत बर्डन शेयर कर रही हैं। जो आज के फाइनेंशियल हालात हैं या जो फैमिलीज़ को चैलेंजेस हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, हमारे जैसी कितना ज़रूरी समझती हैं? तो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, और मैं समझती हूँ दोनों मियाँ बीवी को काम करना चाहिए, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाए, और दोनों के अंदर टैलेंट मौजूद है, दोनों को काम करना चाहिए घर से निकल के भी। और अब तो और बहुत मौके हैं कि ख़वातीन घरों में बैठ के भी, लेकिन उनकी एम्पावरमेंट तब है जब उनके हाथ में अपना पैसा है, एम्पावरमेंट और उनके हाथ में अपनी एजुकेशन है। कमाने लगती हैं, ससुराल वाले उनकी कमाई पर भी नजर रखते हैं, शौहर इस्तेमाल करने लगते हैं, वो कमाई उस पर डिपेंड करने लगते हैं। देखें, ये तो एक अलग बात है, ये गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। खातून की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वो अपना पैसा खुद खर्च भी कर सकती है, तो ये खातून का अपना इस्तेहकाक होता है। ये इखलाकी तौर पे भी गलत है, और ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। और ये कुछ चीज़ों का तल्लुक़ हमारी रवायात से हैं, वो सीधा रवायात को हमें ख़त्म करके जो बेहतर इक़दार है उनको आगे लेके चलना चाहिए। और इन चीज़ों के अंदर मैंने ये देखा है कि अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ये ग्रेजुअली ये मसाइल जो हैं वो हल होंगे। शुरुआत में आपने मार्क्सिज्म की भी बात की थी, कहने को तो सोशलिज्म है पर है कैपिटल सिस्टम, क्या कहेंगी सवाल? नहीं, देखिए, कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलहदा है। और अगर आप मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो ये ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि अभी तो इस वक्त आपको कहीं पे नहीं वो 100% नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत सारी जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनके बुनियादी असूल वही हैं जो सोशलिस्ट निज़ाम के ऊपर बेस करते हैं। और जब हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात भी करते हैं, जब हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात भी करते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली कैपिटलिज्म एक चैलेंज है जो हमें बहुत सारी जगहों पे फेस करना। छोटा तबका है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है। इसका जी इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है जो कैपिटलिस्ट्स हैं। नहीं, देखें, पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट निज़ाम है और उसके खिलाफ अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, लेकिन मसला सारा ये है कि यहाँ पर तो सारे नहीं उठाने देते। और ये नहीं कि सिर्फ एक मैंने या आपने पाकिस्तान में स्ट्रगल होनी है, तो पूरी दुनिया में स्ट्रगल होगी। वो स्ट्रगल इकट्ठी होकर उस निज़ाम को तब्दील करेगी जो पूरी दुनिया का एक इस वक्त जो कैपिटलिस्ट निज़ाम है। लेकिन उसको शिकस्त देने के लिए अभी बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी मूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसकी जो बुनियाद क्या है, बुनियाद वही है कि जो आपके बुनियादी आईनी हकूक है, जिनमें आपके सियासी हकूक भी हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कम्युनिज्म की हमने क्या बात करनी है, हम तो अब जमहूरियत की बात भी नहीं कर सकते। तो बात यह है कि जब आप, मेरा भी हक है, आपका भी हक है, अगर कोई भी सियासी सोच रखता है कि हम उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में सुर्खों के साथ सलूक होता रहा, तो वो मतलब किसी महजब रियासत में तो नहीं होता। तो इस तरह अगर अब हम और ज्यादा डिक्लाइन की तरफ आए कि जो पाकिस्तान में जमहूरी हकूक के हवाले से, क्योंकि देखिए मेरा एक सियासी और जमहूरी हक है कि मैं जो भी एजेंडा रखती हूँ अपना सियासी, मेरा हक है कि मैं उसको प्रोपेगेट करूं, या मैं उसके ऊपर बात कर सकूं, या मैं अपनी उस नजरिए के तहत एक सियासी जुमात बना सकूं। यहाँ पे तो जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान के सुर्खों के साथ, उसकी भी एक तारीख है। और मैं एक और भी चीज समझती हूँ, जब आप मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिलेबस के अंदर, तो ये हक भी होना चाहिए कि जो बाकी लिटरेचर है जिसको आप बैन कर देते हैं, जिस सोच को आप बैन करते हैं, वो भी सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से और इकोनॉमी को बूस्ट करने के हवाले से आप क्या समझती हैं कि सोशलिज्म के एस्पेक्ट में कौन से इकदाम करने चाहिए? देखिए, आप फिर सोशलिज्म की तरफ तो अभी जो अब हमने क्या बात करनी है, अभी तो मैं कहनी कि बुनियादी कैपिटलिज्म की नफी में जो है मैं तो चाह रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ ऐसी मतलब डेमोक्रेटिक अभी जो रियासत है, पहले वहां पे आए, फिर हम सोशलिज्म की तरफ भी जाएंगे, और हम जाएंगे जरूर। मैं ये नहीं कह रही कि हम नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया जाएगी, क्योंकि साम्राज्य निजाम आप ये देखें कि किस तरह कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है, कि किस तरह इस्तेसाल हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, दीगर पूरी दुनिया में हो रहा है, किस तरह तबकाती निजाम है, कुछ छोटे छोटे तबकात पैदा कर दिए गए हैं माली एतबार से कि जो 90% जो बल्कि 95% ह्यूमैनिटी का इस्तेसाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनको समाजी तौर पे भी तब्दील करने की, इस फिक्र को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि अभी सबसे पहली बात जो बुनियादी चीज़ क्या है कि जो आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो अभी हमें अपने शहरियों को देने हैं। जब हम उनको बुनियादी हकूक़ को देंगे, जब हम इस काबिल होंगे कि पाकिस्तान के शहरी अपने सर उठा के अपनी बात कर सके, यहाँ पे तो डाइसेंट को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, लेकिन जो अवेयरनेस हमें आहिस्ता आहिस्ता और ख़ास तौर पे डिजिटल एरा में जो हमें अवेयरनेस नज़र आ रही है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि दुनिया कनेक्ट होगी, और जब दुनिया कनेक्ट होगी तो फिर हम इस कैपिटलिज्म को शिकस्त देंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वक्त अच्छा भी आएगा। ना नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, वक्त जिंदगी पड़ी है अभी, बड़ा वक्त अच्छा आएगा, बिल्कुल आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें सीखी। व्यूअर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट, अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।